हाउ आर यू बेटा? आज फिर हम मिल गए। आई एम सेंडिंग यू न्यू वीडियो बना रही हूँ मैं। तो पिछली वीडियो में हमने फीचर्स डिस्कस करे थे फेडरलिज्म के। तो बेटा इसमें से क्वेश्चन आता है बेटा, जैसे 5 मार्क्स का, राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट अब 5 मार्क्स का, तो मुझे और एक बात और बेटा कि 5 मार्क्स के लिए आपने 5 फीचर्स लिखने हैं। हेडिंग बनाओ, उसको अंडरलाइन करो, फिर एक्सप्लेनेशन दो। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। ये नहीं ये क्वेश्चन आएगा, ये और फॉर्म में आ सकता है आपको बेटा। मे बी 2 मार्क्स में पूछ लें, व्हाट इज फेडरलिज्म, डिफाइन फेडरल गवर्नमेंट। हो सकता है एमसीक्यू में भी आ जाए बेटे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो आई डोंट फील कि आएगा। बट आपने लर्न करना, आपने समझना है सब कुछ। इससे रिलेटेड छोटे छोटे अंदर से इसके एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है बेटा। ठीक है, तो हमने कल फिर उसमें सारे फीचर्स इसके डिस्कस किए। तो मैं लास्ट पॉइंट मैंने आपको, डिफरेंट लेवल्स वर्क हारमोनियली, आपस में मिलजुल के, जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट की, सब मिलजुल के करते हैं। दे एग्री टू शेयर पावर, ट्रस्ट जैसे वाला मैंने बताया ना, कि रिस्पेक्ट ईच अदर, जुरिसडिक्शन, वर्क टुगेदर। अब इसके आगे नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी बेटा कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। स्क्रीन पे देखते रहो बेटा। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो वो कहता है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरी से अलग क्यों होती है, उसका भी कोई रीजन होता है बेटा। देयर आर सम रीजंस। तो यहाँ वो रीजंस बता रहा है। इट डिपेंड्स ऑन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या कंडीशंस थे, सर्कमस्टांसेस थे अंडर विच फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। तो वो कहता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो स्टेट्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं, काम अपना अपना काम कर रही हैं। दे कम टुगेदर, सब इकट्ठे मिल जाती हैं, एंड दे फॉर्म अ बिगर यूनिट। सब आपस में अपना उन्होंने जैसे कहते हैं पूल कर लिया, पावर सब पूल कर लिया, एंड दे फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी, अपनी सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, कि भी उनकी पहचान भी बनी रहे, है ना। अपनी सॉवरेनिटी, जो उनके पास पावर्स थे, वो सब स्टेट पावर्स सब उन्होंने इकट्ठे पूल कर दिए। सो दिस टाइप of federation is known as coming together federations, or examples आगे USA, Switzerland and Australia. So in this category of federations, all the constituent states, they have equal powers. जितनी constituent states सब अपनी sovereignty, जो भी उनके powers हैं pool करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो सब equal powers हैं सबके पास। ये नहीं है कि ये state ज़्यादा powerful है वो कम है, no, not like that. So second route is where large country decides to divide its powers between the constituent states and the national government. वो ये जैसे इंडिया में बेटा पावर्स दे आर डिवाइडेड बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, जो दूसरी स्टेट्स उनके पावर्स दे आर डिवाइडेड। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, they are examples of this kind of holding together federations. So in this category, central government tends to be more powerful. तो मतलब वो तो ऑब्वियस है, जो पूरी गवर्नमेंट कंट्री के लिए है, दैट इज मोर पावरफुल, और वो लॉज भी बनाएगी, पूरी कंट्री के लिए बनाएगी। ठीक है बेटा। Very often different constituent units of the federations have unequal powers. So some units they are granted special powers. यहाँ क्या मेंशन करा है वो बेटा, आर्टिकल 371, ध्यान से सुनो। नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्ट्स, तो उनका उसके अकॉर्डिंग उनका कल्चर, उनकी सोशल प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें वो प्रोटेक्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस, उनका कल्चर एंड ऑल, जो भी सब है उनका बेटा। नाउ we have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing. तो we have done, हमने पढ़ा है कि किस तरह प्रॉब्लम्स फेस करी और किस तरह उन्होंने सॉल्व करी अपनी प्रॉब्लम्स। फर्स्ट चैप्टर में बेटा वी हैव डन व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। तो हमारे कंट्री में क्या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो इसमें बेटा फीचर्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, तो यू कैन राइट एनी 5 फीचर्स। ठीक है बेटा। So let us begin with Constitution. India had emerged as an independent nation after painful, India, it struggled very long,
तब जाके हमारा कंट्री इन मतलब इट गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। और इसका क्या मतलब रिजल्ट क्या आया कि हम तो इंडिपेंडेंस मिल गया, आज़ाद हो गए, बट उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ी कि आवर कंट्री इट वाज पार्टीशन इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है बेटा। अब वो कहता हम 7 फीचर्स जो पढ़े हैं, let us go back, we can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier system. टू-टायर सिस्टम, ये पॉइंट अलग है, आप उसमें ऐड कर सकते हो। टू-टायर सिस्टम क्या पढ़ा है ना हमने, सेंट्रल स्टेट, बट आई टोल्ड यू 3-टायर सिस्टम है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होती है, or what we call the central government, union of India and the state. Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. Rural areas में और urban areas में local self government है बेटा, as वहाँ पंचायती राज है या म्यूनिसिपैलिटीज है। As in any federations, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The constitution provided a threefold distribution of legislation. तो ये आता है threefold distribution of legislative powers. वो जिसमें आएगा बेटा आपका यूनियन लिस्ट, बेटा देयर आर 97 सब्जेक्ट्स, स्क्रीन पे देखो, इन यूनियन लिस्ट, एंड यूनियन गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, इट हैज गॉट पावर टू मेक लॉज। तो इसके सब्जेक्ट्स का बेटा ये जो लिखा है ना यहाँ पे देखो बेटा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स। तो आपको ये भी एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट, ठीक है, एक्सेट्रा। सो दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। कि यूनिफॉर्म पॉलिसी, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक जैसी पॉलिसी हो पूरी कंट्री के लिए। यूनियन गवर्नमेंट alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. Sometimes you might get बेटा, but easy लगता है मुझे भी क्वेश्चन, बट है आपने करना है कि write down the differences between 3 lists, ठीक है। या आपसे वो पूछ लें खाली यूनियन लिस्ट के बारे में पूछ लें, या कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पूछ लें, या स्टेट लिस्ट के बारे में 2 मार्क्स में पूछ लें, ठीक है। अदरवाइज ये 5 मार्क्स वाला नहीं बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, भी अपने स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट, और तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ बनाएगी। सब्जेक्ट्स कौन से हैं बेटा, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं बेटा, 66। यूनियन लिस्ट में 97 आई टोल्ड यू, तो इसमें 66 हैं। कई बार ना बेटा वो मिक्स करके दे देंगे आपको एमसीक्यू फॉर्म या 2 मार्क्स में, कि इसमें राइट डाउन द सब्जेक्ट्स, फाइंड आउट सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट, ठीक है बेटा। अब तीसरी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, भी कॉमन है बोथ उसके लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, marriage, adoption and succession, both the union as well as the state governments. तो concurrent list पे ये subjects हैं बेटा, इसमें 47 subjects हैं, and both the governments देखो, ये state government और union government, they have got power to make laws on this, ठीक है। If their laws conflict with each other, और अगर आपस में मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों गवर्नमेंट्स में, तो उस हालात में क्या होता है बेटा, द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ 3 लिस्ट, वो कहता है जो किसी तीनों लिस्ट में नहीं है, और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब देखो बेटा स्क्रीन पे रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, ये 3 लिस्ट आ गई हमारी। अब रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स बेटा कौन से होते हैं, जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन्ड नहीं होते, और उसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज। सो वी नोटेड अबाउट दैट मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, वो इक्वल पावर नहीं देते टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। दस ऑल स्टेट्स इन द
इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। वो कहता है सब स्टेट्स के पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था असम ने, ये आर्टिकल 371 वाला, ये इसने वो पॉइंट दिया हुआ है 371, ड्यू टू देयर पेक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। So these special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous peoples, their culture, ताकि हम उनका कल्चर और जो उनका लिटरेचर है, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, कि उनको ये ना लगे कि हमारा सब कुछ अपना खत्म हो गया। नो, of in their culture and preferential employment in government services, कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिले। Indians who are not permanent residents of the state cannot buy land or house here. Similar special provisions exist for some other states of India as well. So there are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are the areas which are too small to become in, बहुत कम powers है उनके पास। कम पावर्स हैं बेटा उनके पास, मतलब एरिया छोटा है, वो एक मतलब प्रॉपर इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकती, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और किसी स्टेट में उसको मिलाया भी नहीं उन्होंने कि दूसरी स्टेट में उसको मर्ज कर दें। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। बेटा हमारे पास स्टेट्स भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। दीज territories do not have the powers of the state. The central government has special powers in running these areas. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू रन दीज यूनियन टेरिटरीज, उनको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना, देखना कोई प्रॉब्लम है, whatsoever it is. So this sharing of power between union government and state government is basic to the structure of the constitution. So it is not easy. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change the arrangement. कि parliament is the law making body, आपको पता है ना, वो पार्लियामेंट अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई चेंज लाना है, उन्होंने कोई अमेंडमेंट करनी है, it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority. दो houses हैं और 2/3 majority उसको पास करेगी, तब वो अमेंडमेंट होगा। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision. तो जुडिशरी का काम क्या है कि चेक करना, नजर रखना कि सब जो भी काम हो रहा है, इज इट बीइंग डन, इम्प्लीमेंट हो रहा है या जो भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In case of any dispute about the division of powers, High Court and Supreme Court make a decision. फिर वो डिसीजन लेते हैं, और पता है उनके पास इतनी पावर है कि अगर उनको लगे कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया है विच इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड बाय द जुडिशरी। तो टुडे बेटा वी वाइंड अप टिल है, यहाँ तक हो गया हमारा, एंड इन अब अगले वीडियो में वील स्टार्ट हाउ इज फेडरल। आज बेटा हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, टिल पेज 17 वी हैव डन एनसीईआरटी बुक में बेटा। अब हमारा अगला टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।